बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मंच पूरी तरीके से सज चुका है। 6 नवंबर 11 नवंबर को मतदान, तो 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बारे में अभी तक किसी को कुछ जानकारी नहीं। एनडीए दल के नेताओं से पूछा जाए तो वह कहते हैं कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो विधायक दल का नेता हम चुनेंगे। महागठबंधन की तरफ से तो सीट शेयरिंग को लेकर ही काफी ज्यादा अलग स्थिति देखने को मिल रही है, तो मुख्यमंत्री चेहरे का विवाद वहां छोड़ ही देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कह सकते हैं इस समय शख्स है वह बिहार की राजनीति में, वह है नीतीश कुमार। क्योंकि पिछले 20 सालों का उनका इतिहास ऐसा रहा है कि उन्होंने अपनी सरकार बनाए रखने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए जो भी कदम ठीक लगा वह उन्होंने उठाया। जिस पार्टी के साथ ना जाने के लिए कस्में खाई थी, ये तक कहा था कि मर जाएंगे वहां नहीं जाएंगे, उस पार्टी के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जिनके साथ मिलकर ये कसम खाई थी कि हम आपको सीएम बनाएंगे, आप नेतृत्व संभालेंगे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ बिहार है, बिहार में जो भी खेला होगा वो आप सबके सामने होगा। लेकिन उससे पहले शुरुआती संकेत क्या मिल रहे हैं, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी दिनेश सर मौजूद हैं। सर, पप्पू यादव का एक स्टेटमेंट का जिक्र करना चाहूंगा कि बीजेपी वालों की चाल नीतीश कुमार भांप चुके हैं और चुनाव के बाद वो हमारे फिर से मित्र बन जाएंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपक, यहाँ पर मैं बिहार के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूँगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 56 विधायक थे और उस दौरान उनको 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव लड़ा। तो नीतीश कुमार ये भांप चुके थे कि यदि वो कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो इसकी प्रबल संभावना हो जाएगी कि चुनाव के बाद यदि एनडीए सरकार बनाने में किसी भी तरीके से कामयाब होता है तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से साइडलाइन किया जा सकता है, जो कि एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ। तो पहले तो उन्होंने इस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को कन्विंस किया कि भाई जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर जो सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, ताकि किसी भी पार्टी का पलड़ा जो है वो कमजोर न दिखाई दे। दूसरी बात आपने जो कही कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो जो है चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद फिर से महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं, तो नीतीश कुमार का ऐसा ही जो पिछला राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें ऐसा काम उन्होंने किया है। कई बार इधर उधर जो है पलटी मार के नाम जो मशहूर भी है, और कभी आरजेडी के साथ तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर से आरजेडी के साथ, फिर से बीजेपी के साथ, ये लगातार उनका जो है एक ट्रैकिंग चलता आ रहा है। और उसी आधार पर पप्पू यादव ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ विधायकों ने नाराजगी दिखाई, जिस तरीके की नाराजगी उनकी पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने दिखाई, क्योंकि सीट शेयरिंग हुई है, उसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू के कैंडिडेट उतारने की कोशिश में जेडीयू संगठन था, लेकिन वे सीटें चिराग पासवान को दे दी गई। उसके बावजूद जेडीयू ने कैंडिडेट्स को उतारा है। तो इसके साफ प्रबल यहां पर संभावना नजर आती है कि नीतीश कुमार यदि उस पोजीशन में नहीं रहे कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में कंफर्टेबल हैं, तो फिर वो महागठबंधन के साथ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका पुराना सहयोगी राजनीतिक जो दल है आरजेडी वो मौजूद है। और तेजस्वी यादव जो है वो किसी भी वक्त पर ये नहीं कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि चुनाव के बाद उनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार को बदलना हमारी प्राथमिकता है और इसमें जो भी जोड़ना चाहे उसका हम स्वागत करें। यही रहेगा कि लालू और नीतीश की जोड़ी की चर्चा हमेशा रही। नीतीश कुमार को जब जब लगा कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ सकती है, उनकी कुर्सी पर खतरा है, तो वह लालू यादव की तरफ गए, ना कि किसी और अन्य दल। या फिर ऐसा नहीं कि उन्होंने पूर्णतः सरकार गिराकर दोबारा चुनाव कराने की मांग करी, उन्होंने सरकार लालू के साथ मिलकर बना ली थी। ये हमने एक दो बार देखा भी है। तो लालू और नीतीश का इस समय क्या राजनीतिक संबंध नजर आ रहा है? देखिए, एक बड़े भाई की भूमिका में देखते हैं वो हमेशा, जब भी लालू यादव को देखते हैं, और दोनों देखा जाए तो एक आंदोलन से निकले हुए राजनेता हैं, और जिस तरीके से अपनी अपनी विचारधारा को लेकर राजनीतिक तौर पर भी उस शिखर तक पहुंचे हैं, तो नीतीश कुमार को भी उस जो सीक्वेंस है उसमें कमजोर नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि 20 साल तक किसी राज्य की सीएम की कुर्सी पर बरकरार अपने आप को रखना एक बड़ी कामयाबी दिखाई देता है। लेकिन इस बार बिहार में जो है नीतीश कुमार जरूर इस बात से चिंतित होंगे कि पिछला जो प्रदर्शन है उनकी पार्टी का, जो 44 विधायक जीते थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, इस बार वो संख्या बल जो है वो अधिक जुटा पाए, क्योंकि 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि कम से कम 60 सीटें जीती जाए। और यदि ऐसा संभव हुआ तो नीतीश कुमार की जो संभावनाएं हैं वो हकीकत में बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है भली भांति कि नीतीश कुमार यदि मजबूत रहे तो उनका मुख्यमंत्री बनना यहाँ पर, या बीजेपी की तरफ से जो है सीएम बनाना संभव नहीं हो पाएगा। और पिछले 20 सालों में हम देखें तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर के
बीजेपी ने जो एनडीए की सरकार चलाई है, उस एनडीए की सरकार में पिछले 17 साल जो उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोगा है एक तरीके से, तो उसमें अभी तक वो एक ऐसा राजनेता तैयार बिहार की पृष्ठभूमि से नहीं कर पाए हैं जिसको ये कहा जा सके कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है जो कि मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। क्योंकि आज भी संगठन के बड़े राजनेताओं से यदि सलाह मशविरा किया जाए, उनकी राय पूछी जाए, तो कहीं ना कहीं किसी भी चेहरे को लेकर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। इस बात को लेकर के जरूर चर्चाएं हैं कि यहाँ पर जो है सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं। बीजेपी हमेशा नए चेहरे लाकर सबको चौंका देती है, लेकिन एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस समय बिहार में पप्पू यादव ने ही सबसे पहले ट्वीट किया था जब एनडीए की सीट शेयरिंग का आंकड़ा सामने आया था। उन्होंने बताया था कि आरएलएम और हम को 6-6 सीट और 101 सीट बीजेपी और 29 सीट चिराग पासवान की पार्टी, टोटल 142 का आंकड़ा हो जाता है, जो कि 122 बहुमत के आंकड़े से अधिक है। और अगर 122 का आंकड़ा इन 4 दलों को मिल जाता है और नीतीश की पार्टी चाहे उस समय 101 की 101 सीट जीत जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो बीजेपी के पास कह सकते हैं उनके पाले में गेंद होगी। तो ऐसी सिचुएशन में नीतीश क्या करेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जाहिर तौर पर दबदबा तो रहेगा, क्योंकि यदि उनका जो है वोट परसेंटेज इस तरीके से ग्राफ जो है बढ़ता है तो प्रभावशाली जरूर निश्चित तौर पर शिंदे भी जब महाराष्ट्र में बगावत किए तो 16 विधायक थे, फिर 39 हुए, लेकिन जब जीते तो 56 थे। संख्या बल उनका भी बड़ा, वोट परसेंटेज उनका ही बड़ा, लेकिन कद घट गया। नहीं, आप बात कर रहे हैं ना कि यदि सभी सीटों पर जेडीयू चुनाव जीते है, तो सभी सीटों पर यदि चुनाव जीतती है तो वैसे ही जेडीयू का पलड़ा भारी हो जाएगा और नीतीश कुमार को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी दिखाई दे रहा है बिहार में, वो असमंजस की स्थिति पैदा करता है। क्योंकि दोनों जितने भी सर्वे आए हैं उसमें दोनों गठबंधन का जो वोट शेयर का परसेंटेज है उसमें 1-2 परसेंटेज का ऊपर या नीचे, अप या डाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर महीने लगभग सर्वे हो रहे हैं और जो भी सर्वे हुए हैं उसमें एक दिलचस्प बात मैं यहाँ पर दीपक बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी, कि अभी तक जुलाई महीने से लेकर के और अक्टूबर तक आते आते यहाँ पर तेजस्वी यादव अभी भी नीतीश कुमार से अधिक जो है वो सीएम फेस के एक तरीके से लोकप्रिय चेहरे बने हुए हैं। तो ये एक बड़ा जो है प्रभाव डालेगा बिहार की राजनीति में। और जो उन्होंने ये वादा किया है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बिहार का कि जिससे कि गरीबी दूर हो सके, पलायन रुक सके, तो ये काफी हद तक मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के लिए एक ऐसा आरजेडी के तरफ एक्स फैक्टर होगा, एक ऐसा फॉर्मूला है। आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, इस मुद्दे का सामना अगर एनडीए कल को जीत जाती है, नहीं जीतती तो इसका सामना कैसे करेगी? देखिए, ये राजनीतिक तौर पर जो विपक्ष में बैठा होता है इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सक्रियता इस चुनाव में दिखाई दे रही है। जो वादे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, 10 लाख रोजगार देने की बात कही है और जिस तरीके से जीविका दीदी के नाम पर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है वो घुसपैठिया या फिर पलायन को लेकर है, या फिर बिहार में जो है एक तरीके से जो हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक का, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का कभी भी सियासी लाभ बीजेपी को नहीं मिला है इतिहास में देखा जाए, तो उस हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना बीजेपी का प्लान है। लेकिन नीतीश कुमार का प्लान आधी आबादी को साधना है। तो महिलाओं के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं वो काफी हद तक नीतीश कुमार के फेवरेबल काम कर सकते हैं यहाँ पर। और नीतीश कुमार की पार्टी का यदि वोट परसेंटेज देखा जाए तो उसमें जो पिछला विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाओं का रुझान उस तरफ देखने को मिला था। तो ये एक जरूर महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। देखिए, बात आधी आबादी को साधने की हो रही है, लेकिन जब एनडीए में सीट शेयरिंग की बात हुई यहाँ पर, तो आधी सीट यानी 243 का जो आंकड़ा है उसके आधी भी नहीं मिली, 101 मिली। तो वो चीज थोड़ा बहुत यहाँ पर अलग नजर आ रही है। इसी वजह से महागठबंधन ये सवाल उठा रहा है, पप्पू यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव तो उनके साथ लड़ेंगे लेकिन बाद में मित्र हमारे बन जाएंगे। अब नीतीश क्या यही करेंगे? क्या उन्होंने जब जो वादा किया था कि आगे आने वाले समय में अब जो कुछ भी है इस तेजस्वी ही हमारा है, तो जो बात उन्होंने रखी थी जनता के सामने जब महागठबंधन के साथ थे, 17 महीने की सरकार चली थी, क्या उसको बाद में पूरा करेंगे या एनडीए के साथ बने रहेंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश का ये राजनीति का अंतिम पड़ाव है और अंतिम पड़ाव में पाला बदल करके अपनी राजनीतिक छवि को और धूमिल नहीं करना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन में देखना रहेगा कि नीतीश अब करते क्या है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।